हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी चल रही होगी। चलिए, हम इस क्रम में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशि के बारे में हम बता चुके हैं पिछले क्लास में। आज हम भौतिक राशि के जो टाइप है सदिश और अदिश, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ चुके हैं। भौतिक राशि का जो पहला प्रकार है आपको सदिश, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अदिश क्या होता है इसके बारे में जान चुके हैं। अगर हमारे पास कोई भी भौतिक राशि आता है तो हम उसको पहचान सकते हैं कि यह सदिश होगा या अदिश होगा। इसके बाद हमने देखा कि सदिश के जो प्रकार है टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमने देखा कि इकाई सदिश यूनिट वेक्टर को हमने डिफाइन किया है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण मैग्नीट्यूड क्या हो, इकाई हो, यूनिट हो, साथ ही साथ यह दिशा को व्यक्त करे, तो ऐसे सदिश को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई सदिश। इसके साथ ही साथ आपको ये जानना जरूरी होता है कि इकाई सदिश का कुछ और इसके अंदर कुछ गुण होता है। इकाई सदिश के पास ना तो यूनिट होता है और ना ही इसके पास कोई डायमेंशन होता है। हम कह सकते हैं यूनिट वेक्टर क्या है, आपको डायमेंशन लेस है और यूनिट लेस है। और इसे क्या करते हैं, हम कैप के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर हम लिखेंगे इकाई सदिश यूनिट वेक्टर ए को लिखना चाहते हैं तो ए कैप बराबर क्या हो जाएगा आपको, वेक्टर ए डिवाइड बाय वेक्टर ए का मॉडुलस। ठीक है, इसको स्क्रीन पर हम लोग देख लेते हैं। हमने यह लिखा इकाई सदिश ए को वेक्टर ए बटे ए का मॉडुलस। यह फॉर्मूला आपको महत्वपूर्ण है। इस पे आधारित आपको एग्जाम में प्रश्न आते हैं। आपको दिया जाएगा एक वेक्टर दिया जाएगा, वह वेक्टर आई जे के टर्म में हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक वेक्टर लेते हैं 3i प्लस 4j और 5k। रेंडमली हमने एक वेक्टर लिया, वेक्टर ए बराबर हमने ये लिया। तो वेक्टर ए बराबर जो आपको लिया गया है, जो आपको यूनिट वेक्टर आई है, जे है, के है, यहाँ पर आई जे के क्या है, आपको यूनिट वेक्टर है। जैसा कि हमने अभी पिछले क्लास में बताया था आपको यूनिट वेक्टर क्या होता है। इन सभी वेक्टर आई का आई कैप बराबर वेक्टर जे कैप बराबर वेक्टर के कैप, इन सभी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, इकाई होता है। और इसका काम क्या होता है, आपको दिशा को दिखाना। जैसे मान लीजिए हम आई, एक हम एक्स, एक वाई और एक हम जेड, एक्स वाई जेड, हम मान लीजिए 3 एक्सिस लिए। तो एक्स दिशा में जो यूनिट वेक्टर लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आई कैप। वाई दिशा में जो यूनिट वेक्टर लेते हैं इसको बोलते हैं हम लोग जे कैप। और जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लेते हैं इसको हम लोग बोलते हैं के कैप। तो आई जे के क्या है, आपको यूनिट वेक्टर है, या अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस एंड अलोंग द जेड एक्सिस। ये क्या हो रहा है, आपको डायरेक्शन दिखा रहा। तो हमने क्या किया, एक सदिश लिया है, वह आई में भी है, आई में साथ में आप जे में है और के में है। तो आई जे के क्या हो रहा है, आपको दिशा दिखा रहा है। आई आपको अलोंग द एक्स एक्सिस, आपको जे क्या हो गया अलोंग द वाई एक्सिस, और के क्या हो गया अलोंग द जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस के अलोंग जो हम वेक्टर लेते हैं वह आई जे के यूनिट वेक्टर कहलाता है। इसको हम इस फॉर्मूले के माध्यम से हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ आई क्या है, आपको 3 का हम स्क्वायर ले लेंगे, साथ ही साथ 4 का स्क्वायर ले लेंगे और 5 का स्क्वायर ले लेंगे। इस प्रकार से हो जाएगा 9, 16 एंड 25। ये हो जाएगा 9 16 ऐड करेंगे, ये आपको 25 और 25, ये हो गया आपको √50 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर में हम क्या करेंगे, ए कैप निकालना है, तो हम वेक्टर ए पूरा एज इट इज लिख लेंगे जैसा कि हमने लिखा है। एक रैंडम एक एग्जांपल लिया था, तो क्या है आपको 3i प्लस 4j प्लस 5k डिवाइड बाय हमारा मॉडुलस कितना है, आपको √50। इस प्रकार से हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। अब चलिए यूनिट वेक्टर के बाद अन्य जो सदिश के प्रकार हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको हम इरेज करके नेक्स्ट टर्म को देखते हैं।
चलिए देखते हैं। हमारे पास अन्य जो सदिश के प्रकार है उसमें आ रहा है आपको समरेखीय सदिश, कोलिनियर वेक्टर। इसको हम परिभाषा के टर्म में देखेंगे। वह सदिश जिसकी दिशा समान हो तथा परिमाण समान हो भी सकता है, परिमाण आपको भिन्न भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा सदिश जिसका डायरेक्शन तो आपको समान है लेकिन उसका आपको मैग्नीट्यूड जो होगा वह इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल, समान भी हो सकता है और को भिन्न भी हो सकता है। ऐसे सदिश को हम लोग क्या बोलेंगे? समरेखीय सदिश। यानी कि उसकी जो एक रेखा होती है, एक दिशा होती है, उस दिशा में है आपको, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। चलिए इसको हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। हमने क्या किया? दो सदिश को लिया, सदिश ए और सदिश बी। दोनों की दिशाएं क्या है? आपको एक तरफ है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड समान हो भी सकता है, समान नहीं भी हो सकता है। यह क्या कहलाएगा? आपको समरेखीय सदिश कहलाएगा। चलिए इसको परिभाषा से आगे देखते हैं। अब हमारे पास आ रहा है आपको समतलीय सदिश। हमने लिखा है कि जो सदिश एक ही तल में स्थित होते हैं उनका जो प्लेन होता है अलग अलग नहीं होता है। जैसे मान लीजिए प्लेन में एक्स वाई प्लेन हो सकता है, एक्स वाई जेड प्लेन हो सकता है। अगर कोई सदिश एक ही प्लेन में रखा हुआ है तो वह क्या कहलाएगा? आपको समतलीय सदिश कहलाएगा। हमने क्या किया? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, हमने क्या किया? दो वेक्टर को ले लिया, दोनों क्या है? एक ही तल में है, दोनों का मैग्नीट्यूड आपको अलग अलग दिख रहा होगा। एक का माप कम है, एक का माप ज्यादा है, ये दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों क्या है? आपको एक तल में रखा हुआ है। तो जो सदिश एक तल में रखे जाते हैं या पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? समतलीय सदिश कहते हैं। इसको हमको लिखा है हमने नोट में, दो सदिश हमेशा समतलीय होते हैं। इसका अर्थ ये हो गया, दो सदिश जो होगा समतलीय होते हैं, लेकिन दो या दो से अधिक समतली सदिश भी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, नोट का यह महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हमने लिखा है अगला समवर्ती सदिश, कंकरेंट वेक्टर। इसको हम कैसे समझेंगे? यदि एक से अधिक सदिश किसी एक कॉमन बिंदु पर अगर क्या करे? इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को, तो हम क्या बोलेंगे? ऐसे सदिशों को हम लोग बोलते हैं कंकरेंट वेक्टर। अर्थात एक से अधिक सदिश होना चाहिए और सब क्या करे? एक बिंदु पर आके मिले, तो ऐसे ही सदिश को हम लोग बोलते हैं कंकरेंट वेक्टर या समवर्ती सदिश बोलते हैं। यह कुछ प्रकार है आपको सदिश का पहचानने का, या इसमें फॉर्मूला तो यहाँ से नहीं निकलता है, लेकिन आप सदिश को थोड़ा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम कोशिश करेंगे कि जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में नहीं आते हैं उसको समझाते हुए आगे बढ़े, और जहां भी आपको सूत्र आएगा, फॉर्मूला आएगा, वहां पे आपको फॉर्मूला को याद करवाएंगे और फॉर्मूला से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आपका प्रश्न एक भी एग्जामिनेशन हॉल में छूटे ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने लिया है कोलिनियर वेक्टर, इसको बोलते हैं संरेखीय सदिश। इसका अर्थ ये हो गया, जब दो या दो से अधिक सदिश एक ही रेखा में हो, अर्थात क्या करे? उसकी दिशाएं क्या हो? आपस में समान हो भी या आपको विपरीत भी हो, लेकिन क्या हो? आपको एक दिशा के अनुदिश हो। ऐसे सदिश को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। हमने क्या किया? आपको डायग्राम के माध्यम से देखिए, दिख रहा होगा आपको, एक सदिश ये लिया, इसके अपोजिट हमने एक सदिश लिया, दोनों की दिशाएं क्या आपको एक दूसरे के विपरीत भी है। आप इधर नीचे जो लिया गया सदिश है ये और ये, दोनों की दिशाएं क्या आपको समान है। तो दोनों की दिशाएं आपको समान हो भी सकती है या विपरीत भी हो सकती है, लेकिन वह क्या है? आपको एक रेखा के अलोंग हो, एक रेखा पर हो, ठीक है, या एक रेखा पे संपाती हो, ऐसा भी बोल सकते हैं। ऐसे सदिश को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला परिभाषा देखते हैं हम लोग। अब बेहद महत्वपूर्ण समझने के लिए अगला हमने टर्म ये लिया है सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को आपस में किस प्रकार से जोड़ेंगे? तो हमने पहले क्लास में बताया था सदिश राशि को
हम क्या करते हैं, उसके पास दिशा और परिमाण दोनों होता है, उसको सामान्य बीजगणित के आधार पर हम लोग नहीं जोड़ते हैं। उसके लिए एक विशेष नियम बनाया गया है। जनरली हम लोग अगर किसी भी टर्म को अगर नंबर्स को जोड़ना होता है तो रेंडमली हम लोग जोड़ लेते हैं, लेकिन अगर हमें सदिशों को जोड़ना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक लॉ को फॉलो करना होगा। तो सदिशों को योग को प्राप्त करने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं। उस नियमों में जो महत्वपूर्ण है और सबसे कॉमन है उसकी चर्चा करेंगे, उसके आधार पर हम लोग फॉर्मूला को फाइंड करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि सदिशों का जो योग है वह किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो चलिए हम पहला देखते हैं। सदिशों के योग को प्राप्त करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। देयर आर 3 लॉज। तो पहला है आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके बाद है आपको बहुभुज का नियम है और समांतर चतुर्भुज का नियम है। तो तीनों नियम जो हमारे पास दिए गए हैं बुक में, जिसका वर्णन किया हुआ है, इसके आधार पर सभी का सामान्य सूत्र आएगा, सभी का इक्वल फॉर्मूला आएगा। अगर हम परिणामी सदिश निकालते हैं तो तीनों का परिणामी सदिश निकलेगा। तो इसीलिए अगर हमारे पास समय का अभाव रहता है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा समय नहीं रह गया, पॉलिटेक्निक एग्जाम में अगर आप 11-12 में आप अगर पढ़ना चाहते हैं, इसे हम विस्तार से इसे हम प्रूफ करते हैं, साबित करते हैं, इसे साबित करके स्टूडेंट को दिखाते हैं। लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला का प्रयोग करके हमें A to Z क्वेश्चन को बनाना है और आगे के चैप्टर की तरफ हमें क्या करना है, मूव करना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम देखेंगे और इसके आधार पे हम लोग फॉर्मूला को फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने लिख दिया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले इसको समझेंगे, फिर इसको हम लैंग्वेज के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये कि क्या होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या होता है। तो यह इस प्रकार से इसे समझाया जाता है कि कोई एक सदिश लेते हैं, वह त्रिभुज की एक भुजा को रिप्रेजेंट करता हो और दूसरा सदिश त्रिभुज की दूसरी भुजा को रिप्रेजेंट करता हो, तो हम जो तीसरी भुजा लेंगे वह परिणामी सदिश के बराबर होगा, इक्वल होगा। इसे ही कहा गया है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको दोबारा से समझिए, हम डायग्राम के माध्यम से इस लॉ को हम समझाएंगे। चलिए देखते हैं डायग्राम को। देखिए हमने डायग्राम लिया, इसके बाद हम परिभाषा पे भी जाएंगे। आपको परिभाषा जो रिटर्न फॉर्म है वो भी आपको दिखाएंगे। पहले हम डायग्राम से समझते हैं। हमने क्या किया, एक सदिश लिया जिसका नाम है वेक्टर ए, सदिश ए है, और इसको हमने सदिश बी के साथ जोड़ा, 2 सदिश हो गया। तो सदिश ए त्रिभुज की एक भुजा को अगर रिप्रेजेंट करता है और सदिश बी त्रिभुज की अगर दूसरी भुजा को प्रदर्शित करता है, तो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी यह परिणामी सदिश को रिप्रेजेंट करेगा। यही है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसे हम परिभाषा के टर्म में देख लेते हैं। आपके सामने परिभाषा आ रहा है, इस प्रकार से है। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं 2 सदिश को व्यक्त करती है, तो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी वह परिणामी सदिश रिजल्टेंट वेक्टर को व्यक्त करेगा। यही है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने डायग्राम के माध्यम से इसे देख लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है रिजल्टेंट वेक्टर का। रिजल्टेंट वेक्टर का एक फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, वह इस प्रकार से है। वेक्टर ए का स्क्वायर, वेक्टर बी हमने वेक्टर फॉर्म में नहीं लिया है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिया है। तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो यह कैसे आता है,
आप इसे क्या कहते हैं, इस क्लास में तो हम इसको समझा देंगे, लेकिन इसका वर्णन हम लोग साबित करते हैं 11th के क्लास में। जब आप हमारे साथ जुड़िएगा ऑनलाइन क्लास में, फिजिक्स के क्लास में, तो वहां पे हम आपको विधिवत तरीके से प्रूफ करके दिखाएंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो स्क्वायर होता है वह a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा होता है। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम समझ लेंगे इस प्रकार से। आप देख पा रहे होंगे हमारे पास दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको। दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, दोनों ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर की मदद से हम साबित करते हैं कि r का स्क्वायर जो होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा ही होगा। चलिए यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे, पूरा टर्म आपको क्या आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा। आप इसको रूट में भी लिख सकते हैं, या इस प्रकार से आप चाहें तो यहां से स्क्वायर हटाइएगा, आप लिखिएगा r इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इसके बाद हमें एक अन्य इसी के साथ ही एक और फॉर्मूला को हमें लिखना है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए यहां से अन्य फॉर्मूला क्या आएगा आपको ये है, एक परिणामी सदिश r और सदिश a के बीच का कोण अल्फा है। तो कई बार सवाल में ये दिया रहता है कि दो सदिश का मैग्नीट्यूड अगर दे रखा है और वहां कहता है tan अल्फा, अर्थात परिणामी सदिश r और सदिश a के बीच का कोण को आपको फाइंड करना है। तो आप लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू b साइन थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। हमने ये लिखा है tan अल्फा इज इक्वल टू b साइन थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। यह अल्फा क्या है, परिणामी सदिश और पहले सदिश के बीच का कोण है, और थीटा क्या है, इन दोनों में अंतर स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। थीटा है दो सदिशों के बीच का कोण। आप बिल्कुल निश्चित रूप से आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। थीटा क्या है, दो सदिशों के बीच का कोण है। अल्फा क्या है, परिणामी सदिश और पहले सदिश के बीच का कोण है। जब आपको परिणामी सदिश और पहले सदिश के बीच अगर रिलेशन दिया रहेगा तो आप tan अल्फा की बात कीजिएगा। अगर आपको दो सदिश के बीच का कोण दिया रहेगा तो आप थीटा का प्रयोग कीजिएगा। इन दो फॉर्मूला को देखने के बाद हम बढ़ते हैं अन्य कंसेप्ट की तरफ, देखते हैं। स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा होगा, tan अल्फा हमने निकाला b साइन थीटा बटे a प्लस b cos थीटा, जिसको हमने रफ करके आपको समझाया, उसी को हमने अच्छे से डिस्प्ले पे आपको दिखाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ गोल्डन की पॉइंट है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। गोल्डन की पॉइंट क्या है, चलिए देखते हैं। हमने लिखा है दो सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अगर हम दो सदिश को जोड़ते हैं तो वह एक क्रम विनिमय नियम क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। अगर क्रम विनिमय नियम ये है कि जो अंकों की जो अदला बदली होती है उसे क्या कहा गया, आपको क्रम विनिमय नियम कहा गया है। या आप अंकों की अदला बदली कीजिए या सदिशों को आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे स्थान पे शिफ्ट कीजिएगा तो वह क्या कहलाएगा, आपको क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। हम लेते हैं इसको, समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। हमने क्या लिया, a प्लस बी बराबर क्या लिखा आपने, आपको b प्लस ए। जैसे मान लीजिए a का मैग्नीट्यूड आपको 2 है और b का मैग्नीट्यूड आपको 3 है, सॉरी तो 3 है, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं 3 प्लस 2।
देखिएगा दोनों क्या होता है आपको इक्वल होता है, LHS और RHS क्या होता है आपको इक्वल होता है। 2 + 3 = 3 + 2, इसे ही कहते हैं हम क्रम विनिमय नियम। अब आगे देखते हैं सदिशों का योग, ये क्या होता है आपको साहचर्य नियम एसोसिएटिव लॉ का भी फॉलो करता है। अगर हम सदिशों को जोड़ते हैं तो वह एसोसिएटिव लॉ के द्वारा ही उसे समझा जा सकता है या वो होता है इस प्रकार से। चलिए देखिए एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। हमने क्या किया, ABC3 वेक्टर 3 सदिश ले लिया, इसको हमने क्या किया पहले लिखा है सदिश A और B और C को क्या किया है ब्रैकेट के अंदर रखा है, और साथ ही साथ बराबर हमने ये लिखा है A + B = C। अगर आपको इसमें अगर डाउट लगे कि ये होता है कि नहीं होता है तो आप बिल्कुल इसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे LHS निकालेंगे, अगर हम A + B + C, ठीक है, तो हम A का मान ले लेते हैं 2 प्लस B का मान ले लेते 3 और C का मान ले लेते 4, तो फाइनली क्या आ जाएगा 3 और 4 7 हो जाएगा और 2 9। तो क्या आ गया आपको LHS आ गया आपको 9, और RHS लेके देखिए RHS क्या आएगा, RHS में देखिएगा A कितना है आपको, A हमने 2 लिया था 2, और B कितना लिया था, B लिया था आपको 3। पहले 2 और 3 को जोड़िए और बाद में आप क्या कीजिए C को यानी कि 4 को ऐड कीजिए, क्या हो गया आपको 3 और 2 5 + 4 दैट इज 9। तो देख रहे होंगे आप दोनों प्रकार से हमारे पास क्या आया आपको इक्वल आया, समान आया। तो हम कह सकते हैं सदिशों का जो योग होता है वह साहचर्य का नियम का पालन करता है, एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ने लिखा यदि दो सदिश समांतर हो तो दोनों का परिणामी सदिश क्या होगा आपको मैक्सिमम होगा। अगर दो सदिश हम देखिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सदिश A और सदिश B लेते हैं, दोनों आपस में क्या है समांतर है। जब दो समांतर सदिश होगा तो दोनों के बीच एंगल फॉर्म नहीं होगा। एंगल फॉर्म होने के लिए दो लाइंस को आपस में क्या करना होगा मिलना होगा। जब तक दो रेखा को मिलाएंगे नहीं तो एंगल कोण का निर्माण नहीं होगा। तो जब दो सदिश आपस में समांतर है तो दोनों के बीच कोण कितना होगा, दोनों के बीच एंगल हो जाएगा आपको क्या होगा एंगल थीटा = 0 डिग्री। ठीक है, अगर दो सदिश आपस में समांतर है तो दोनों के बीच कोण क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो कोण को हम जब रखेंगे फॉर्मूला में तो वहां से क्या आएगा परिणामी सदिश क्या आएगा आपको अधिकतम आएगा, मैक्सिमम आएगा। चलिए देखते हैं कि दो सदिश का परिणामी सदिश किस प्रकार से आपको मैक्सिमम मिलता है। देखिएगा हमने ये लिखा है रिजल्टेंट वेक्टर R = वेक्टर A + B, ये मैक्सिमम जो आएगा इसको हम देख लेते हैं। हमने ये लिखा है A² B² 2AB cos थीटा। अब यहाँ से दो सदिश क्या आपस में समांतर है, तो समांतर है तो हम कोण कितना रखेंगे 0 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ पर हम थीटा = 90 डिग्री नहीं रखेंगे, ये गलती से लिखा गया है। यहाँ से क्या करना आपको इसे हटा देना है। आपको क्या रखना है थीटा का मान रखना है आपको 0 डिग्री। आप अगर 0 डिग्री मान रखिएगा क्योंकि हमारा सदिश क्या आपस में समांतर है, समांतर सदिश रखेंगे तो cos 0 का मान क्या हो जाता है आपको 1 हो जाता है। तो फाइनली ये फॉर्मूला इस प्रकार आ जाएगा आपको √A² + B² + 2AB, क्योंकि cos 0 डिग्री क्या हो गया आपको 1 हो गया, तो यहाँ से इंटू 1 कर सकते हैं आप। तो हम लिख सकते हैं A + B का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया आपको A + B का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या आ गया A + B। और फाइनली आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैक्सिमम जो आपको वेक्टर प्राप्त हुआ वह क्या आया आपको A + B आया।
तो हम यही बताना चाह रहे थे, यदि दो सदिश आपस में समांतर हो तो दोनों के बीच का जो कोण होता है वह कोण क्या होता है, आपको 0 डिग्री होता है। यहाँ 90 डिग्री जो लिखा गया है इसको ध्यान नहीं रखना है, ये मिस्टेक्स लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। हमने ये बताया दो सदिश के बीच का कोण क्या होगा, आपको 0 डिग्री होगा। आप 0 डिग्री वैल्यू रखिएगा फॉर्मूला में तो आपको क्या आएगा, दो सदिश का जो परिणामी सदिश है वह मैक्सिमाइज होकर आपके सामने आएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में। आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। चलिए मिलते हैं, इसके बाद की वीडियोज में हम देखेंगे कि और की पॉइंट क्या है, उसको किस प्रकार से फॉर्मूला में यूटिलाइज किया जाता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।